Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. Today in this lecture we will discuss about demonetization and its impact on Indian economy and new schemes after demonetization. तो आज के लेक्चर में हम demonetization के बारे में देखेंगे, उसे कुछ impacts देखेंगे इंडियन इकोनॉमी पे और कुछ स्कीम्स देखेंगे जो कि demonetization के बाद भारत में लाई गई। तो आज के टाइम में जो आज का प्रेजेंट टाइम है, अभी जो सबसे बड़ी घटना हुई है भारत में वो डीमोनेटाइजेशन हुई है। तो उस डीमोनेटाइजेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए कारण से हम आज डीमोनेटाइजेशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और डीमोनेटाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट हुए, वो क्यों किया गया, इन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं डीमोनेटाइजेशन। जो डीमोनेटाइजेशन किया गया इंडिया में, जो कि फ़िलहाल में किया गया, जो वो है 8 नवंबर 2016 को किया गया। मिडनाइट 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया गया, जिसके तहत 500 और 1000 के नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहे। तो ये जो क्यों किया गया डीमोनेटाइजेशन का, इसका सबसे मेन मोटो क्या था? सबसे मेन मोटो था ब्लैक मनी को बाहर निकालना, अर्निंग अप ऑफ ब्लैक मनी, करप्शन को कम करना, फेक मनी को ख़त्म करना। मीन्स कि जाली नोट जो है, नकली नोट हैं, उन सब की ख़त्म करना, नकली मनी को ख़त्म करना। तो ये इसके 3 मेजर रीजन्स थे कि डीमोनेटाइजेशन किया गया, कि ब्लैक मनी को बाहर निकाला जाए, करप्शन को कम किया जाए और जो फेक मनी है उसको ख़त्म किया जाए। हालांकि डीमोनेटाइजेशन पहले भी भारत में 2 बार हो चुका है। जो सबसे पहला भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ है वो 1946 में हुआ था, और सेकेंड जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो 1978 में हुआ था। जो ये 2 डीमोनेटाइजेशन किए गए भारत में 1946 में एंड 1978 में, ये तब उस टाइम पे किए गए, तब जो इसका इम्पैक्ट था वो कॉमन मैन पे नहीं पड़ा। तब जो इसका इम्पैक्ट था ज़्यादा कॉमन मैन के ऊपर नहीं आया, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस भी नहीं हुआ, उससे कॉमन मैन को प्रॉब्लम भी नहीं हुई। लेकिन जो प्रेजेंट डीमोनेटाइजेशन है, यानी जो 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो कॉमन मैन तक भी पहुँचा, क्योंकि 500 और 1000 के नोट्स थे वो बंद किए गए, जो कि बहुत ही कॉमन है। और आप जानते होंगे इंडिया की इकोनॉमी में अबाउट 86% जो नोट्स थे वो 500 एंड 1000 के थे, जिसमें से अबाउट 48 to 49% 500 के थे और अबाउट 38% जो 1000 के थे। तो कुल मिला के 86 के 85 के आसपास जो मनी थी वो 500 और 1000 के नोट्स में थी। तो डीमोनेटाइजेशन का बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट हुआ अनअर्निंग ऑफ ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी जितनी दबी हुई थी, जितनी लोगों ने दबा के रखी हुई थी, जो अनफेयर मीन्स से कमाई हुई थी, वो सबको बाहर निकाला गया। कर्बिंग ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, जो टेररिस्ट थे उनको जो फाइनेंसिंग की जाती थी, जिसके कारण टेररिज्म बढ़ रहा था, उसको रोका गया। क्योंकि जब टेररिस्ट जो उनको पैसा मिलता था टेरर फैलाने का, गलत काम करने का, जब उनका पैसा ही रुक गया तो उनका काम करना भी बंद कर दिया। तो इसलिए टेरर फाइनेंसिंग को कम किया गया। रिड्यूस करप्शन एटसेट्रा, तो जो करप्शन था वो भी कम हो गया इसके कारण से, क्योंकि जितने भी करप्शन के नोट थे वो सब खत्म हो गए। जो भी करप्शन के रखे गए थे कि हम किसी को पैसा दे के ये काम करवा लेंगे, तो वो सब भी खत्म हो गए। तो इसका गुड इम्पैक्ट हुआ। तो हम जो बात करते हैं लीगल टेंडर की, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बात की थी कि जो 500 एंड 1000 के नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहे। तो हमने एक टर्म सुनी, लीगल टेंडर क्या होता है। तो हम चलिए उसको देख लेते हैं कि लीगल टेंडर किसको बोलते हैं या क्या होते हैं। तो लीगल टेंडर क्या होते हैं? करेंसी बाय लॉ, यानी वो करेंसी जो कि लॉ और ऑर्डर के द्वारा चलाई जाती है, यानी जो कि किसी देश में, किसी कंट्री में जो लॉ और के द्वारा उस करेंसी को लागू किया जाता है कि ये हमारी कंट्री है। जैसे इंडिया में रुपीज़ है, तो वो लीगल टेंडर्स हैं। तो उसके जो लीगल टेंडर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर कौन से होते हैं? डेबिट अप टू सर्टेन लिमिट, जिसकी कि डेबिट एक सर्टेन लिमिट तक होती है। मीन्स कि अगर हम किसी को देना चाहें कुछ मनी कॉइन्स के रूप में, तो वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक लिमिट तक एक्सेप्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करने से मना भी करता है तो हम उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। मीन्स कि ये लिमिटेड है, इसका ज़्यादा हम लेन देन नहीं कर सकते। अगर कोई मना करता है लेने देने से तो उस पर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, उस पर हम कार्रवाई की जा सकती है। जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स होते हैं, जो कौन से डेबिट एनी अमाउंट, उसको हम किसी भी अमाउंट में किसी को दे सकते हैं। जैसे पेपर नोट्स हो गया या और कोई करेंसी हो गई। तो अगर इसको हम पेपर नोट्स किसी को
सपोज 1 करोड़ रुपीज़ देते हैं, अगर वो मना करता है कि मैं नहीं लूँगा, तो हम उस पर लीगल चार्जेस लगा सकते हैं, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। तो फिर नॉन लीगल टेंडर कौन से होते हैं? एक नॉन लीगल टेंडर होते हैं। द नॉन लीगल टेंडर में जनरली एक्सेप्टेड बट नॉट लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, ये जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं लेकिन किसी को हम बाध्य नहीं कर सकते लेने के लिए। जैसे चेक हो गया, डीडी हो गया, बिल हो गया, पोर्टल ऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो किसी को हम चेक दे सकते हैं, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन हम उसे बाउंड नहीं कर सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते इसे लेने के लिए। तो ये नॉन लीगल टेंडर्स हो गई, मनी है जो कि एक्सेप्ट की जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोटिव्स क्या थे इसके। जो हमारे डीमोनेटाइजेशन हुआ है उसके और भी मोटिव्स थे। तो वो क्या मोटिव्स थे कि अगर हम टू क्रिएट लाइक कैशलेस इकोनॉमी, मीन्स कि अगर हम डीमोनेटाइजेशन करेंगे तो जो कैशलेस इकोनॉमी है, मीन्स कि हम किसी को कैश पेमेंट ना करके हम किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करें, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करें ट्रांजेक्शन्स के लिए, इकोनॉमी हम कैशलेस बना सकें। उस कैशलेस इकोनॉमी का क्या फ़ायदा होगा? ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। तो ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किसको कितना लेन देन हुआ, पैन कार्ड जब दिया रहेगा हमारा तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हम कितना लेन देन हो रहा है, कितने का हमने खरीदा, कितने का बेचा, कौन से कंपनीज में कितना लेन देन हो रहा है। तो इस सब के बारे में ऑनलाइन रहने के कारण उसका सब ब्यौरा इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगा। इससे हम ट्रांजेक्शन किसी की पता कर सकते हैं, कोई भी करप्शन करने मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगर हम देखें कि ट्रांसपेरेंसी की और कैशलेस इकोनॉमी की, तो जो भारत को डीमोनेटाइजेशन के बाद ये भी एक बहुत बड़ा मूव है कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो स्वीडन कंट्री है वो 100% कैशलेस है, अभी अबाउट 90% 95% वो कैशलेस है, बाय 2020 वो 100% कैशलेस हो जाएगी। तो कैशलेस इकोनॉमी मीन्स टोटल डिजिटल पेमेंट, वहाँ पे 100% डिजिटल पेमेंट्स है, वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ये भारत भी उसकी तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा है कि हम भी कैशलेस इकोनॉमी करें। तो कैशलेस इकोनॉमी का बात करें तो जो स्वीडन कंट्री है वहाँ पे अबाउट 1.7% ही जीडीपी जो है उसका नोट्स में या फिर करेंसी में उसका लेन देन होता है, जबकि भारत में उसका अबाउट 12 to 13% वो कैश के रूप में जीडीपी लेन देन होता है, जबकि स्वीडन में 1.7% या 1.8% है। तो वहाँ पे ज़्यादा कैशलेसनेस है। तो भारत जो इतना बड़ी कंट्री है, इसमें इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो हम कैशलेस इकोनॉमी की कल्पना कर सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ कैशलेस इकोनॉमी बट वी कांट गो डायरेक्टली टू द कैशलेस इकोनॉमी। तो कैशलेस इकोनॉमी हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन किया गया, हम लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। लेस कैश मीन्स पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन केस एंड रेस्ट इज इन डिजिटल पेमेंट, कि हम टोटल कैशलेस इकोनॉमी ना करके एक थोड़ा अमाउंट हम कैश में करें और बचा हुआ हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें। तो लेस कैश इकोनॉमी की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। तो लेकिन इससे एक डिसएडवांटेज हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये साइबर क्राइम्स को इंक्रीज कर सकता है। साइबर क्राइम्स मीन्स कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, कोई रास्ते में हमारे ट्रांजेक्शन को हैक कर सकता है, हमारे पासवर्ड्स लीक हो सकते हैं, हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स का प्राइवेट या सेंसिटिव डाटा किसी को मालूम चल जाता है तो वो हमारी हानि कर सकता है, हमारे पैसे ले सकता है। तो इससे ये इसका खतरा बड़ा है साइबर क्राइम्स का, लेकिन उसका भी उपाय है, इतना जल्दी और इतना आसान नहीं है। बहुत ही सिक्योर चैनल्स हैं जिसके थ्रू ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। तो जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद बहुत सी स्कीमें लाई गई जो कि कैशलेस इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा देंगी। तो इसमें एक सबसे पहली जो स्कीम लाई गई वो लक्की ग्राहक योजना है। तो लक्की ग्राहक योजना के तहत जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट किया गया, ये मेनली कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई है, जो कंज्यूमर्स हैं जो सामान खरीदते हैं उनके लिए बनाई गई। दूसरा बनाई गई है डिजी धन व्यापार योजना। तो ये भी एक दूसरी स्कीम लाई गई जो कि मर्चेंट्स के लिए थी, मीन्स कि जो बेचने वाले हैं उनके लिए या जो व्यापारी हैं उनके लिए, और ये कंज्यूमर्स के लिए। जो दोनों ही स्कीम है, ये लक्की ग्राहक योजना एंड डिजी धन व्यापार योजना, ये बाय एनपीसीआई के द्वारा लागू की है। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक बॉडी है इंडिया में जो कि पेमेंट्स को कंट्रोल करती है, कैसे पेमेंट होने चाहिए या उनके जो भी पूरा कंट्रोलिंग है वो एनपीसीआई के हाथ में है। तो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, रुपे कार्ड्स हैं उनके द्वारा ट्रांजेक्शन होती हैं ऑनलाइन। यूएसएसडी होती है, मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, तो इसके थ्रू होती है। यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफोर्स, एईपीएस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स, इनके द्वारा हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स किए कर सकते हैं, इनके थ्रू चैनलाइज होते हैं। नेक्स्ट है भीम।
भीम भी आपने सुना होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भी एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, नई स्कीम लॉन्च की गई है इंडिया में हाल ही में, जो कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए दी गई है। तो ये इसका जो नाम रखा गया, इट इज़ मेन नेम आफ्टर द मेन आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, दैट इज़ भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर ही इसका नाम भीम रखा गया है, जो कि कैशलेस इकोनॉमी या कैशलेस मनी को, कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये यूपीआई के बेस्ड है, मीन्स कि इसमें पूरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने वाली हैं। यूपीआई मीन्स ये जो पहले मैंने डिफाइन किया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये इसके थ्रू ही इसकी पूरी जो कंट्रोलिंग है। तो अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं भीम जो स्कीम है या भीम जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इसके क्या बेनिफिट्स है। एलिमिनेट फ़ी पेमेंट लाइक मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड। तो जो फ़ी पेमेंट हम करते थे, मीन्स कि जो कोई भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो मास्टर कार्ड आपने देखा होगा, वीज़ा कार्ड देखा अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं, बेसिक चार्ज होता है। सपोज हम इंडियन रेलवे से हम उसका कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, हम कोई टिकट बुक करते हैं, तो वो 10 रुपीज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में उसका चार्ज होता है, मास्टर कार्ड में और ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से सबके अपने अपने चार्जेस रहते हैं, बेसिक चार्ज। लेकिन वही अगर हम भीम के द्वारा करेंगे तो हमारा कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, नो चार्ज। मिनिमाइज रोल ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स, जितने भी कार्ड्स हैं, मास्टर कार्ड है, मेस्ट्रो कार्ड है या वीज़ा कार्ड है, रुपे कार्ड है, उनका यूज कम करेगा, प्लास्टिक जो कार्ड्स हैं उनका रोल कम करेगा। यूज्ड फॉर सेंड एंड रिसीव मनी, तो इसका यूज हम किसी को मनी सेंड करने में और रिसीव करने में यूज़ कर सकते हैं। एटीएम्स का है या मास्टर कार्ड्स है, वीज़ा कार्ड्स है, इसका यूज हम बस मनी को विड्रॉ करने के लिए करते हैं 90%, लेकिन इसके थ्रू हम सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी नो चार्ज ऑन कार्ड पेमेंट एट फ्यूल स्टेशन पंप्स। तो ये भी एक नई स्कीम लाई गई, जिसमें कि ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट्स करता है या कार्ड पेमेंट्स करता है फ्यूल पंप्स पे या फ्यूल स्टेशन पे, उसको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, उसको सेम अमाउंट पे ही दिया जाएगा। और उसमें 0.75% डिस्काउंट भी दिया जाएगा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेगा फ्रॉम 1 जनवरी। नो चार्जेस हैव टू बी बियर अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये फ्री कर दिया कि आप कोई भी चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हो अगर आप ऑनलाइन या फिर कार्ड पेमेंट करते हो फ्यूल खरीदने के बाद। नेक्स्ट एक स्कीम है ये वित्तीय साक्षरता अभियान। तो ये क्या है, एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट ए डिजिटल इकोनॉमी एंड कैशलेस मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जो वित्तीय साक्षरता अभियान है, ये एक ऐसी स्कीम लाई गई जो कि लोगों को, कॉमन मैन को, पीपल्स को डिजिटल इकोनॉमी या कैशलेस या लेस कैश की तरफ बढ़ावा देने के लिए की गई, उसके लिए प्रमोट करती है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अप्लाइड टू अपील टू अडॉप्ट कैशलेस इकोनॉमी। जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेज है, स्कूल्स है या जो भी ऐसे ऑफिस हैं, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दें। आप अपने कॉलेज में, कैंटीन्स में, स्कूल्स में, जहाँ पे भी कुछ परचेजिंग होती है, आप पॉश मीन्स की पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स को इंस्टॉल करवाइए, आप रुपे कार्ड को बढ़ावा दीजिए, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कीजिए, या आप जो भी इतने भी ई वॉलेट्स अवेलेबल हैं, पेटीएम वगैरह, आप उनका यूज करके आप कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा दें। रुपे एक क्या है, रुपे कार्ड है जो कि मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड की तरह ही है, लेकिन ये वो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड जो है विदेशी हैं, ये बाहर की टेक्नोलॉजी है। जो रुपे कार्ड है वो इंडियन वर्जन है, मीन्स कि इंडियन फॉर्म में है, जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों में आता है। एक आधार पेमेंट को बढ़ावा दिया गया 25 दिसंबर 2016 से, लिंक आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट। तो ये भी बोला गया कि आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से ऐड कीजिए, उसमें ऐड करवा दीजिए, तो आप उससे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि भारत में लाई गई हैं आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। तो अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। तो इसके ओवरऑल एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं कैशलेस इकोनॉमी के। तो सबसे पहले है कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट। इसमें बहुत ही आसानी होगी, हमको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है हमारे कैश को, बहुत ही कन्वीनियंट है, आसान है, क्विक है। लोअर रिस्क, इसमें रिस्क कम है, हम पैसा के लिए कहीं जाते हैं, कोई समबडी कैन स्टील, समबडी कैन रॉब, तो उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा, उससे हम प्रॉब्लम नहीं है। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। तो जो मनी प्रिंटिंग है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हमको मनी कैशलेस कर देंगे ट्रांजेक्शन, तो हमको मनी प्रिंट करने का पैसा, हमारा खर्च बच जाएगा। डिक्रीज इन क्राइम रेट। तो क्राइम रेट घट जाएगा, क्योंकि जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी
टेररिज्म हो रहा है उनको कैश दिया जाता है। जो कैश भी कौन सा दिया जाता है, जो जाली नोट्स हैं, फेक मनीज हैं, वो सब सप्लाई की जाती है, या किसी के पास ब्लैक मनी है वो सब सप्लाई की जाती है। अगर हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होंगे, उनकी ट्रांसपेरेंसी हो गई, तो कोई भी उनको कैश ऐसा नहीं दे पाएगा, करप्शन कम हो जाएगा, करप्शन का पैसा कम रहेगा तो क्राइम रेट भी कम होगा। गुड फॉर बैंकिंग सेक्टर, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। डिजिटल पेमेंट्स होंगे, क्विकली हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ले सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, हम एक दूसरे के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हम मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकती है किसके अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन हो रही है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है कंटिन्यूसली, या सडनली कोई बड़ी ट्रांजेक्शन करता है, तो उससे इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपके पास मनी कहाँ से आई। अगर ऑफलाइन हो तो हम किसी को नहीं पूछ सकते आपके पास बैग में क्या है, आप मनी लेके जा रहे हैं, कितना ट्रांजेक्शन कहाँ से है। तो इन सब की प्रॉब्लम हट जाएगी अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स या कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। अब हम इसकी तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन उसके सामने ज़रूर कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ ना कुछ सामने बाधाएं भी हैं जो कि इसको रोक रही हैं। तो क्या क्या बाधाएं हैं हम देखते हैं। करेंसी डोमिनेटेड इकोनॉमी, तो इंडिया की जो है वो करेंसी डोमिनेटेड है। इंडिया में बहुत ज़्यादा करेंसी छपी हुई है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में है करेंसी, तो एकदम से उसको ख़त्म कर देना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो धीरे धीरे इसका, इसलिए कैशलेस इकोनॉमी से लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जाने की बात की गई है। अगर भारत में देखें अबाउट 12 to 13% GDP का परसेंटेज है वो कैश में लेन देन होता है। जब जो मैंने पहले भी बात की कि स्वीडन में ओनली 1.5 to 1.7% ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैश ट्रांजेक्शंस होती हैं। ट्रांजेक्शंस आर मेनली इन कैश, तो 95% तो हमारे यहाँ कैश में ही होती हैं, वो उनको कम करना बहुत मुश्किल है। ATMs आर ओनली यूज्ड फॉर कैश विड्रॉवल्स नॉट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस अबाउट 92%। मीन्स जो भारत में अबाउट 90 to 92% जो ATM कार्ड्स हैं, रुपे कार्ड्स हैं, वीज़ा कार्ड्स हैं, मास्टर कार्ड्स हैं, मेस्ट्रो कार्ड्स हैं, वो सब का यूज सिर्फ मनी विड्रॉवल के लिए किया जाता है। बहुत ही कम लोग हैं जो कि उनका यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए करते हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ पॉश टर्मिनल्स, पॉश मीन्स पॉइंट ऑफ स्केल, तो पॉइंट ऑफ स्केल जो टर्मिनल्स हैं, हम किसी पे कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत ही कम है। इंडिया में लगभग 1.44 मिलियन है, जो कि जुलाई 2016 की गणना के आधार पे जो RBI ने की थी उसके अकॉर्डिंग 1.44 मिलियन ही पॉश मशीन्स या पॉश टर्मिनल्स इंडिया में अवेलेबल है। मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन रिमेन्स वीक इन द रूरल इंडिया, मीन्स कि जो मोबाइल इंटरनेट है जो रूरल एरियाज़ में अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी उस एक्सटेंट तक नहीं पहुंचा है, उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हर एक इंसान ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर पाए। मोबाइल बढ़ रहे हैं, उसके साथ इंटरनेट भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में एजुकेशन की भी ज़रूरत है, उनको कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे पासवर्ड्स को सेव करना है, उन सब की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब कुछ चैलेंज हैं जो कि इसके सामने आ रहे हैं। तो अगर हम देखें भारत में अबाउट 86% 500,000 के नोट्स हैं जो सर्कुलेशन में हैं, सर्कुलेशन में थे, सॉरी, अभी तो इनको डीमोनेटाइज के बाद ख़त्म कर दिया गया है। तो 85-86% जो कैश है उसको एकदम से ख़त्म कर देना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। जनधन योजना जो ओपन की गई, चालू की गई, वो जो 2014 में स्टार्ट की गई थी, उसके टाइम पे या जनधन के आधार पे 26.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए। जो सब जो इंडियन फार्मर्स हैं, इंडियन बेनिफिशरीज़ हैं, जितने भी लोग हैं जो जनधन के जिन्होंने इच्छा से अपना अकाउंट खोलना चाहा, उनको 26.5 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खोले, और उनमें से जो 19.5 करोड़ लोग को जनधन योजना के तहत रुपे कार्ड्स भी दिए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं NDDB। तो जब ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया है। तो हम उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो NDDB क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पेइंग मिल्क, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या कर रहा है? पेइंग मिल्क फार्मर्स ऑनलाइन। तो NDDB ने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया कि वो जो मिल्क के जो पेमेंट्स है वो फार्मर्स को ऑनलाइन उनके अकाउंट्स में, जनधन अकाउंट्स है, ये जो भी उनका अकाउंट नंबर्स हैं, जिस तरह के उनके अकाउंट्स में, उनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी स्टार्ट कर दी है। मीन्स कि वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, NDDB ने जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसने जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हाथ बढ़ाया है। नेक्स्ट है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, मीन्स जिसको हम
शॉर्ट में अमूल भी बोलते हैं, अमूल मिल्क आता है, अमूल के जितने प्रोडक्ट्स आते हैं। तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने भी हाथ बढ़ाया आगे। विल ओपन 29 लाख ऑड एफिलिएटेड फार्मर्स बैंक अकाउंट। उन्होंने भी 29 लाख जो फार्मर्स हैं उनके अकाउंट्स खुलवा के उनमें से लगभग 8 लाख खोल दिए गए हैं। उसने 29 लाख को खोलने की जो अपनी डिक्लेयर किया कि इतने कम से कम खुलवाएगा, और उसने अभी तक 8 लाख खोल दिए गए हैं। तो उनके एमडी कौन है, तो ये भी ज़रा देख लेते हैं। हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जा सके कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी कौन है, तो उसके एमडी हैं आरएस सोदी। नेक्स्ट हम देखते हैं किसने किया, फूड मिनिस्ट्री। तो फूड मिनिस्ट्री ने क्या किया, लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव फॉर ensuring कैशलेस ट्रांजेक्शन एट ऑल द 5 लाख ऑड फेयर प्राइस शॉप। जितनी फेयर प्राइस शॉप्स हैं जहाँ पे ये सब जो फूड का सामान मिलता है, तो वो जो लगभग 5 लाख शॉप्स पे उन्होंने कैशलेस इकोनॉमी को स्टार्ट किया है। वहाँ पे पॉश मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करवाई हैं। अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो NFSA है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर है, बेनिफिशरीज कैन परचेज हाईली सब्सिडाइज ग्रेन्स यूजिंग आधार लिंक बैंक अकाउंट्स और रुपे कार्ड्स इशूड बाय बैंक। तो इसने भी और भी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसने और ज़्यादा सहूलियत दी है। उसने कहा है कि अगर आप आधार लिंक बैंक अकाउंट्स से या रुपे कार्ड से आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, उससे आप खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे, तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसके लिए आंध्र प्रदेश ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पॉच मशीन्स एट ऑल इट्स 82 FPS। तो लगभग 29,082 जगहों पर पॉश मशीन आंध्र प्रदेश में इसकी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कर दी हैं। फेयर प्राइस शॉप्स पे इनको इंस्टॉल कर दिया गया है। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट 33% आउट ऑफ टोटल ऑफ 5,27,750 FPS इन कंट्री हैव पॉश मशीन्स। तो जितनी टोटल 5,27,750 जो FPS है नियर अबाउट इंडिया में, मीन्स की जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें से लगभग 33% के पास इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स होने लगे हैं, यानी 33% को कवर कर लिया गया है। इस तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च ए पायलट प्रोजेक्ट टू इंट्रोड्यूस कैशलेस ट्रांजेक्शन्स एट 84 FPS। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी 84 FPS पे जो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 84 जगहों पर इनको पॉश मशीन्स वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एम है, उसका एम ये है कि वो अबाउट 50,000 कैशलेस ट्रांजेक्शन्स एट PDS आउटलेट। तो PDS जो होते हैं, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, तो वहाँ पे अबाउट 50,000 जगहों पे उसको भी इंस्टॉल करने वाला है जल्दी ही। और नेक्स्ट है द फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री। तो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसने डायरेक्टेड ऑफिशियल टू एंश्योर कैशलेस ट्रांजेक्शन्स। उसने भी अपने ऑफिशियल्स को इस बात के लिए हिदायत दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस जो ट्रांजेक्शन होने चाहिए। जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर इज़ डन थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू बैंक अकाउंट्स। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना शुरू कर दिया FCI ने, मीन्स की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो भी उनको मिलने वाला है, जो मनी है उनकी जो बेचने के बाद उनको, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से उनके बैंक अकाउंट में ही आने वाला है। और नेक्स्ट है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो हम बहुत ही मनरेगा के नाम से जानते हैं, तो इसने भी वर्चुअली गोन कैशलेस, तो इसने भी अपनी कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया कि उसने अपने बेनिफिशरीज हैं, जितने उसके वर्कर्स हैं या जो भी उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं, सबको ऑनलाइन पेमेंट्स या ऑनलाइन वेज, उनकी जो तनख्वाह है वो ऑनलाइन ही पेमेंट शुरू कर दी है। तो इन्होंने भी बहुत बड़ा हाथ बढ़ा है। तो ये कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स जो भारत के में डिमोनेटाइजेशन के बाद जो लागू कर रहे हैं इस कैशलेस इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। तो तो आज के लेक्चर में हमने ये सब देखी, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं कौन कौन सी, या डिमोनेटाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में देखा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।